तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है यार आज के इस सेशन में जो आज से अपन सेकेंड रिवीजन ऑफ कॉफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो यार बहुत अच्छा लग रहा है आप बच्चों से दोबारा मिलके। ऑलरेडी अपन ने 4 महीने कंटिन्यूस मेहनत करा था इस सब्जेक्ट में, फिर फर्स्ट रिवीजन भी अपना कंप्लीट हो गया था। नाउ इट्स टाइम फॉर सेकेंड रिवीजन। हर दिन का सेशन बेटा अपना मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स जाएगा, लेकिन आज का जो सेशन है वो हो सकता है कंपेरेटिवली 40 to 45 मिनट्स जाए, क्योंकि इनिशियल 10 to 15 मिनट्स मुझे आपसे कनेक्ट करना है, मुझे आपसे बातें करना है, कुछ मुझे बताना है, कुछ आपसे पूछना है। तो हो सकता है आज का अकेला सेशन 30 मिनट्स को एक्सटेंड कर जाए। कैसे है बच्चे आप सभी लोग, जल्दी बताओ यार। क्या आपने जो ड्रीम लिया था जनवरी या फरवरी 24 में, क्या उस ड्रीम में आप आगे बढ़ रहे हो मालिक? बढ़िया से बढ़ रहे हो? सब कुछ एफ पर प्लानिंग चल रहा है? जल्दी बता दो यार। बहुत दिन हो गए आपसे कनेक्ट हुए, बहुत अच्छा लग रहा है सही में, दिल से झमाझम चल रहा है। और बेटा थोड़ा मोड़ा अगर कम ज्यादा भी चले ना तो भी लोड मत लेना, परफेक्शन तो कभी आएगा ही नहीं। अगर आपका मार्च में भी अटेम्प्ट होता ना तो भी परफेक्शन नहीं आएगा। वो अपने आप पे भरपूर भरोसा रखो और चल पढ़ो। तो बच्चों सेकंड रिवीजन का ये क्या पर्पस है कि डेली अपन 30 मिनट्स ले रहे हैं, क्यों ना 2 या 3 दिन लगातार 10 to 12 आवर ले लो। तो इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। होता क्या है बेटा, जब अपन लंबे सेशन लेते हैं ना तो उसमें एक चैप्टर के अपन पूरे क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जबकि आईसीआई ने जब भी गाइडेंस दिया है ना तो हमेशा इस पे एम्फसाइज किया है कि बच्चों को रैंडम बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना चाहिए एट द टाइम ऑफ सेकेंड रिवीजन। लॉजिक बहुत सिंपल सा है बच्चों। मान के चलिए आप प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे हो, ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल बी वेरी कंफर्टेबल वाइल सॉल्विंग सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि एक फॉर्मेट जो है वो दिमाग में बिल्कुल बैठ चुका है। बट एग्जामिनेशन में तो रैंडम मैनर पे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सब क्वेश्चन के बाद आ जाता है। तो क्या ये देखना भी बड़ा जरूरी है कि क्या ड्यूरिंग द रिवीजन सेशन अपन ने अपने माइंड को ट्रेन किया क्या दो एरिया पे। पहला, जो भी तूने पढ़ा है उसको बहुत प्रॉपरली तू अब रिवाइज कर, अनडाउटेडली विथ 1.5x मिनिमम। और सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या आपने रैंडम बेसिस पर उसी समय अपने माइंड को ट्रेनिंग दिया कि क्या तू अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन उसी पॉइंट ऑफ टाइम में सॉल्व कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो बस इसी पर्पस के कारण बच्चों सेकेंड रिवीजन तो मुझे लेना ही था अनडाउटेडली। ये नहीं लेते तो अपन मैराथन के रूप में लेते 2 या 3 दिन। मुझे ये ज्यादा प्रॉपर लगा कि क्यों ना डेली बेसिस पर 30 मिनट मैक्स टू मैक्स इन्वेस्टमेंट बच्चों का लिया जाए और उनको पूरे रैंडम मैनर पे अलग अलग क्वेश्चन कराए जाए। ठीक है, तो लेट इट बी वेरी क्लियर, दिस इज नॉट द फर्स्ट रिवीजन, दिस इज द सेकेंड रिवीजन। अगर आपने कॉफ का फर्स्ट रिवीजन कर लिया है तो ये सेशन आपको भरपूर भरपूर मेहनत करेगा बच्चों। मैं जानता हूं अगर मैं और आप लगातार 31 दिसंबर 2024 तक डेली शाम को हाफ एन आवर मिलेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। क्योंकि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि हमने खाना पूरा एक ही दिन खा लिया, डेली का डेली अगर अपन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ना तो हमेशा उसके टच में बने रहेंगे तो बहुत बहुत बेनिफिट होगा। दूसरा, एक सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस सेशन को लाइव ही देखो। पर्पस यही है बेटा, डेली मिलना है इस सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि मेरा मानना है सेकेंड ग्रुप में अगर आपकी सबसे बड़ी स्कोरिंग कोई सब्जेक्ट हो सकता है तो सिर्फ एक ही है भाई साहब, और वो है पेपर नंबर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कितने बच्चे मेरे से एग्री करते हैं कि हाँ सर सेकेंड ग्रुप में एग्रीगेट बनाना है या सेकेंड ग्रुप में हमें एक्सेल करना है तो डेफिनेटली हमें कॉस्टिंग में बहुत अबाव पार स्कोर लाना पड़ेगा। मानते हो बच्चों? तो यार क्यों ना मैं और आप मिलकर अपने आप को जो भी अपने नंबर आ रहे थे उसमें और 10 12 15 मार्क्स और अपन जोड़ पाए। और लाइफ में हमेशा बच्चों याद रखना, आपने कितनी मेहनत किया ये कोई काम का नहीं होता है, आपने क्या कंसिस्टेंटली मेहनत किया ये काम का होता है। जब आज से पूरे 45 दिन अपन सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर कॉफ पढ़ेंगे ना तो एग्जामिनेशन में जब आप पेपर दोगे बच्चों, कहीं से कहीं आपको कोरिलेट करने की
कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे मेरे पे पूरा भरोसा है, मुझे आप पे मेरे पे ज्यादा भरोसा है कि यार अगर अपन दोनों ने ठान लिया ना कि डेली 6:30 बजे मिलेंगे, मतलब 6:30 बजे मिलेंगे, और मेरा 6:30 तो आपको पता ही है 6:30 होता है, तो बिल्कुल भी कहीं पे कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, फिर पर फिर पढ़ाई, क्योंकि एवरी मिनट काउंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो बच्चों बहुत मेहनत किया है, चलो साथ में मिलकर अपने सपने को साकार करते हैं। चलो मालिक, आपके और कोई डाउट है तो जल्दी से 1 या 2 मिनट में बोल दीजिए, फिर बिना टाइम वेस्ट करे अपन आज के रैंडमली 2 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। उसके पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा बेटा, ये आप देखिए, ये AIR 1 की कॉपी है May 24 की। तो हर बार मैं देखता हूं, इस बार मेरे को लगा कि मैं आपके साथ ये शेयर जरूर करूं। यार इनमें कुछ तो बात है ना बच्चों, जब आप एक कॉपी देखोगे तो एकदम फ्लॉलेस मैनर पे AIR 1 जो था May 24 का उसने पेपर सॉल्व किया है। तो मैं आपको बताऊं इसके पीछे का सीक्रेट क्या है। उसने अपने माइंड को लगातार ट्रेन किया है 3 एरिया पे, 3 एरिया पे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। और ये तीनों एरिया पे मैं आपको फोकस कराऊंगा, क्योंकि मेरा बच्चा भी कोई रैंकर से कम ना है ना। मैं तो यही मान के चलूंगा हर बच्चा अपने आप पे रैंकर है, बढ़िया से परफॉर्म करे, बढ़िया से मेहनत करे, वो डेफिनेटली जब रिजल्ट आएगा वो प्राउड फील करेगा अपने आप पे, वाह यार वाह क्या मेहनत किया था यार तूने, जो आज इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो 2-3 टेक अवे आप इस पूरे AIR की आंसर कॉपी से ले सकते हो बच्चों। सबसे पहला टेक अवे ले सकते हो, इनसे गलतियां नहीं होती, और गलतियां नहीं होने के पीछे रीजन ये है, इनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है, प्लस इनको पता है हर कॉन्सेप्ट में कौन कौन से वर्किंग नोट बनते हैं। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मैं चाहूंगा मेरे साथ 31 दिसंबर 2024 तक हर बच्चा इस एरिया पे मेहनत करेगा। यार हमारा कॉन्सेप्चुअल बेस अनडाउटेडली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और कोई भी रैंडम टॉपिक मैं उठाऊं तो मुझे पता होना चाहिए बच्चों कि उस रैंडम टॉपिक के कॉन्सेप्ट में कौन कौन से वर्किंग नोट बनते हैं। अगर ट्रस्ट भी मेरे बच्चों इसमें अपन ने मेहनत कर लिया ना, तो कोई बड़ी बात नहीं बोलता हूं मैं, कभी चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करता हूं, आपने देखा ही है मेरे को। यही पेपर आंसर कॉपी आपकी कॉपी हो सकती है। तीसरा, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब मल्टीपल क्वेश्चन नहीं करना है, जो क्रीम क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चनों में पूरे उस चैप्टर की आत्मा समाती है, क्या आपने उनको बार बार प्रैक्टिस किया। तो पहला बच्चों, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, पूरे हर सेशन में कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठाने से पहले सबसे पहला अपना ये होगा कि उस का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर अपन सेकेंड पार्ट में जाएंगे कि भाई साहब उसमें क्या क्या वर्किंग नोट लगभग हर क्वेश्चन में बनते हैं, क्योंकि अगर फॉर्मेट क्लियर होगा ना बच्चों, एग्जाम में स्पीड भी आएगी और प्रेजेंटेशन भी आएगा। और तीसरा, जो की क्वेश्चन है उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। चलिए बच्चों, तो अपन अपने सपने को और एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रैंडम क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर। कभी भी मैं ये नहीं करूंगा कि कोई भी दिन एक ही चैप्टर के 2 क्वेश्चन ले लूंगा, मैं एकदम डिफरेंट चैप्टर के क्वेश्चन लूंगा, ताकि बार बार अपने माइंड को ट्रेनिंग मिले, माइंड को रीशफल करने की, ताकि अपन बहुत अच्छे से बेहतरीन परफॉर्म कर पाए। और मैं दिल से चाहता हूं ये पेपर आपको आपकी कैपेबिलिटी से बहुत अच्छे नंबर दिलाए बच्चों, बहुत खुशी होगी आपको लिए मेहनत करके। चलिए, है ना। चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द सेशन बिना कोई टाइम बर्बाद किए। सबसे पहले मैं क्वेश्चन उठाना चाह रहा हूं मटेरियल कॉस्ट का। सबसे पहले मैं क्वेश्चन उठाना चाह रहा हूं मटेरियल कॉस्ट का। बच्चों अब मैं आपके फिलहाल अभी कमेंट नहीं देख रहा हूं, मेरा पूरा पूरा ध्यान है अब सेशन को डिलीवर करने में। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, बहुत अर्जेंट हो तो ही कमेंट कीजिएगा, वरना बस सुनते जाइए, रिकॉल करते जाइए। हमेशा से जो अपनी स्टेप रही है कि बच्चों को पहले मौका दिया जाएगा, यहां पे भी दिया जाएगा, लेकिन टू द लिमिटेड एक्सटेंट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो ईओक्यू और आरओक्यू का एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा मटेरियल कॉस्ट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट लगा क्यों, जब भी हम मटेरियल की बात करते हैं ना, तो सिर्फ सप्लायर को दिया जाने वाले पेमेंट से ही
हमारा कनेक्शन नहीं होता है। उसके अलावा जो दो कॉस्ट एसोसिएटेड है उनसे भी बहुत फर्क पड़ता है कि क्या वो दो कॉस्ट को भी हमने कंट्रोल पे रखा क्या। और वो दो कॉस्ट के नाम है ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है उसका एक और नाम हो सकता है प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट के दो नाम और है, कैरिंग कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है बच्चों, तो जब भी हम बात करते हैं ईओक्यू आरओक्यू की, तो इन दोनों में कॉमन सिमिलरिटी है, दोनों ही ओक्यू है, दोनों ही ऑर्डर क्वांटिटी है, दोनों ही हमें ये बताते हैं कि एक बार में हमारे प्यारे प्यारे पापा, याद आया, प्यारे प्यारे पापा क्या लाते थे, लाल लाल टमाटर। तो एक बार में प्यारे प्यारे पापा कितने किलो टमाटर लाएंगे, ये हमारे लिए कहलाता था ओक्यू। अब पापा अगर अपने मन से वो क्वांटिटी परचेज करेंगे तो हम उसको बोल देते थे आरओक्यू। और पापा वही एक फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है अंडर रूट 2AOC, अगर उसके द्वारा ऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे तो वो कहलाएगा ईओक्यू। ठीक है, ईओक्यू में ए का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ओ का मतलब होता है जब भी पापा सब्जी मंडी जाएंगे तो एक बार के आने जाने का पेट्रोल का खर्चा। और सी का मतलब होता है बच्चों 1 किलो टमाटर साल भर अगर मैं होल्ड करूं तो मेरी कितने रुपए की होल्डिंग कॉस्ट आएगी। चलो, इसी में एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर होल्डिंग कॉस्ट हमें रुपए में नहीं दिया है, परसेंटेज में दिया है, तो जरा याद करो ये होल्डिंग कॉस्ट का परसेंटेज मैं किस पे मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम रुपी में मिले। बताइए जनाब। पर परचेज प्राइस पर होगा, जितनी महंगी प्राइस होगी उतना आएगा। होल्डिंग कॉस्ट तीन चीजों से मिलकर बन सकती है बेटा। पहला, जो आपने फंड लगाया है उस पर जो ब्याज लगा है वो। सेकंड, आपका इंश्योरेंस कॉस्ट स्टॉक की। थर्ड, आपकी ऑब्सोलेंस कॉस्ट। और फोर्थ तो अनडाउटेडली स्टोरेज कॉस्ट आना ही आना है। ठीक है, चलिए फिर जब भी हम कंपैरिजन करते हैं ईओक्यू और आरओक्यू का कि दोनों में बेस्ट क्या है, तो हम कंपैरिजन करते हैं बाय प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट नोन एज टोटल एनुअल कॉस्ट। इसमें बच्चों हमेशा हम तीन चीजें कंसीडर करते हैं, साल भर की परचेज कॉस्ट, साल भर की होल्डिंग कॉस्ट, हर बार एनुअल वर्ड रिपीट कीजिए, साल भर की होल्डिंग कॉस्ट, और थर्ड है होल्डिंग कॉस्ट। तो बच्चों सबसे पहले मुझे ये बताओ, ईओक्यू और आरओक्यू में क्या साल भर की क्वांटिटी दैट इज ए चेंज होगा क्या? बताओ मेरे बच्चों, ईओक्यू और आरओक्यू में क्या साल भर की क्वांटिटी ए चेंज होगा क्या? नहीं सर, चाहे टमाटर हम एक बार में कम खरीदे या ज्यादा खरीदे, एनुअल रिक्वायरमेंट दोनों जगह सेम रहती है। फिर भी कोई बता सकता है बेटा, कभी कभी साल भर की परचेस कॉस्ट, साल भर की परचेस कॉस्ट दोनों जगह अलग अलग क्यों आती है? अगर एनुअल रिक्वायरमेंट सेम होती है तो आपको लगातार मैं इन्वॉल्व करते रहूंगा बच्चों ना, क्योंकि बहुत जरूरी है आपके द्वारा भी सोचना। सर आरओक्यू में जनरली अगर हम क्वांटिटी ज्यादा परचेस कर लेते हैं तो हमें डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, ओसी निकलेगा साल भर का नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय ओ, मतलब मेरे प्यारे प्यारे पापा साल भर में कितनी क्वांटिटी परचेस करेंगे और एक बार में कितने टमाटर परचेज करेंगे, साल भर में कितना और एक बार में कितना, इन दोनों को लिंक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि प्यारे प्यारे पापा साल भर में कितने बार सब्जी मंडी जाएंगे तो पेट्रोल का आने जाने का खर्चा कितने बार लगेगा। क्लियर है? होल्डिंग कॉस्ट का हमेशा एक फॉर्मूला रहा है, ओ क्यू डिवाइडेड बाय 2 × C। अगर मैं ईओक्यू में निकाल रहा हूं तो मैं ओक्यू यहां पे ले लूंगा ईओक्यू वाला, अगर मैं आरओक्यू में निकाल रहा हूं तो मैं ले लूंगा आरओक्यू वाला। अब एक बहुत बारीक सा पॉइंट है बेटा, जरा बताइएगा मुझे आप, कभी कभी जो सी है वो ईओक्यू और आरओक्यू का बदल जाता है। क्यों बदल जाता है जरा मुझे बताएं। ईओक्यू और आरओक्यू का कभी कभी सी बदल जाता है। एक ही सिचुएशन है जब फी बदलेगा, जब हमारा फी डिपेंडेंट है परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के ऊपर। तो अगर आरओक्यू की
परचेज कॉस्ट अलग है पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल और ईओक्यू की अलग है, तो इस सिचुएशन में हमारी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इन रुपी भी चेंज हो जाती है। लास्ट कॉन्सेप्ट बेटा, इन दोनों का टोटल मिला के ईओक्यू पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट का टोटल हमेशा कम से कम आएगा एफ कंपेयर टू आरओक्यू पर होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल। लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन। तो सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन आएगा बेटा, आपको आरओक्यू कभी नहीं निकालना होता है, आपको ईओक्यू निकालना होता है। जब भी हो ईओक्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए √2 AOC। फिर कभी भी आपको डिसीजन पूछेगा एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी, कितने बचेंगे, हमें डिस्काउंट लेना चाहिए, व्हाटसोएवर ब्ला ब्ला ब्ला, तो हमेशा आपको ये स्टेटमेंट बनाना है टोटल एनुअल कॉस्ट जो तीन चीजों से मिलकर बनेगा। तो कोई भी ईओक्यू आरओक्यू का क्वेश्चन है, दो वर्किंग नोट बनना तय है। सबसे पहला बनेगा आपका ईओक्यू और अगर उसने कोई भी डिसीजन पूछा है तो आपका ये टोटल कॉस्ट का स्टेटमेंट बनना तय है। चलो बच्चों, आइए आप क्वेश्चन नंबर 2, अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है इस पूरे कॉन्सेप्ट के लिए। एक कंपनी है जो एक स्पेशल प्रोडक्ट बना रही है जिसमें रिक्वायरमेंट है कंपोनेंट की जिसका नाम है अल्फा। मुझे दो वर्ड बताओ, दोनों में से कोई एक वर्ड भी सफिशिएंट था कि अल्फा मेरा रॉ मटेरियल है, मेरा फिनिश गुड्स नहीं है। जल्दी बताइए मेरे जनाब। अल्फा मेरा रॉ मटेरियल है, जल्दी से मुझे कम्युनिकेट करें, दो में से कोई एक वर्ड भी सफिशिएंट होता। पर रिक्वायरमेंट वर्ड, रिक्वायरमेंट हमेशा रॉ मटेरियल की होती है, दूसरा वर्ड है बेटा कंपोनेंट, दोनों में से कोई एक वर्ड भी होता। मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं? तुम बड़े शाने हो बेटा, तुम्हें पता है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बने हैं जिसमें बच्चों से गलती हो जाती है क्योंकि वो ए के बदले एनुअल फिनिश गुड्स रख देते हैं, जबकि ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये जो डिमांड वर्ड है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? फिनिश गुड्स। लेकिन डिमांड किसकी इंडिकेट कर रहा है? वो रॉ मटेरियल की। तो ये मुझे बेटा ए दिया हुआ है, ये मुझे ओ दिया हुआ है, ठीक है। बताइए परचेज कॉस्ट सिर्फ एक जगह काम आएगी और वो है अल्फाबेट सी को कैलकुलेट करने में। तो हम बहुत आसानी से अब यहां पर पहली रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी √2 मल्टीप्लाई बाय 8000 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय, बोलो बेटा फी कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। आंसर बताइए कितना आ रहा है? आंसर आंसर व्हाट इज द अमाउंट? 200। चलो जल्दी से 200 का इंटरप्रिटेशन बोलो। जब भी मेरे प्यारे प्यारे पापा, जोर की बोलो, पापा तक आवाज आनी चाहिए, जब भी मेरे प्यारे प्यारे पापा सब्जी मंडी जाएंगे तो एक बार में कितने टमाटर परचेज करेंगे? फिर 200 टमाटर परचेज करेंगे। अब पापा को लालच दिया जा रहा है, किसके द्वारा? सब्जी वाले भैया के द्वारा। डैश कहीं का, डैश डैश बोल देना बेटा। अगर पापा को उसने ज्यादा ही लालच दिया, परेशान कर रहा है, तो सब्जी वाला डैश डैश। तो बोलो पापा को लालच दे रहा है, वो क्या लालच दे रहा है कि साहब तुम एक बार में 4000 क्वांटिटी खरीद लो। कोई बताए बेटा कहां लिखा है कि ये एक बार का है? चलो एट अ टाइम नहीं होता, हटा दिया मैंने एट अ टाइम। कोई मुझे दूसरा वर्ड बताओ जिससे आपको पता लगता है ये 4000 एक ऑर्डर की क्वांटिटी है। जल्दी से बताओ बेटा। पर ये वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्डर साइज, है ना? तो एट अ टाइम भी सफिशिएंट था और ये ऑर्डर साइज भी अपने आप में सफिशिएंट है कि एक यूनिट एक बार में हमें 4000 यूनिट ऑर्डर करना है। तो क्या लालच दे रहा है? लालच ये दे रहा है कि जो टमाटर 400 रुपए किलो बेचता था ना, वही टमाटर अब मैं तुम्हें 384 रुपए में बेचूंगा। चेक करो बच्चों, क्या आपका भी 384 आ गया? जल्दी से हाँ या ना बोल दो, जल्दी से बोल दिया बच्चों। चलो अब वो पूछ रहा है क्या मुझे क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए? तो बताओ बच्चों कौन सा स्टेटमेंट बनेगा? टोटल एनुअल कॉस्ट, तीन चीजों का टोटल ईओक्यू पर, तीन चीजों का टोटल आरओक्यू पर, जहां पे कॉस्ट कम आएगी हम उसके हिसाब से डिसीजन दे देंगे। तो चलो बच्चों चलते हैं, स्टेटमेंट बनाइए। आप भी मेरे साथ बेटा रफ में कैलकुलेट कर सकते हो ना, हो सके तो मेरे से थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश करो। खुशी होगी एवर टीचर की बच्चा हमसे तेज चल रहा है ना?
तो ईओ क्यू और आरओ क्यू। सबसे पहला परचेस कॉस्ट। सब साल भर में टमाटर तो 8,000 ही लगेंगे, चाहे एक बार में मैं 200 खरीदूं, चाहे एक बार में मैं 4,000 खरीदूं, वट एवर इट में बी। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय, बोलो बच्चों, 400 रुपए का टमाटर पड़ेगा। लेकिन अगर पापा उस बंदे की बातों में आ गए तो पापा वही टमाटर 384 में परचेस कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की। ईओक्यू में पापा एक बार में कितने टमाटर लेके आएंगे? जल्दी बताओ बेटा। पर 200 किलो लेके आएंगे। साल भर में 8,000 टमाटर लेके आएंगे, एक बार में 200 लेके आएंगे। तो कोई बता सकता है पापा को साल भर में कितने बार सब्जी मंडी जाना पड़ेगा? बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ यार। सर, साल भर में पापा को 40 बार सब्जी मंडी जाना पड़ेगा और एक बार जाने का खर्चा है 200 रुपए। लेकिन वही मेरे पापा अगर एक बार में 4,000 किलो टमाटर ला लेंगे, पापा को टोटल 8,000 किलो टमाटर लाना है, तो अब बताओ पापा को कितने बार जाना पड़ेगा? 2 बार। लेकिन आने जाने का खर्चा तो अभी भी 200 होगा। चलो, होल्डिंग कॉस्ट साल भर की, एक बार में हम जितना परचेस करते हैं उसके एवरेज पर हमारी होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट होती है। तो एक बार में बताओ ईओक्यू में आप कितना परचेस कर रहे हो बच्चों? 200 डिवाइडेड बाय 2। सी ऑलरेडी निकाल लिया था 80। लेकिन क्या आरओक्यू में भी आप 200 परचेस कर रहे हो? नहीं सर, आरओक्यू में आप 4,000 क्वांटिटी परचेस कर रहे हो डिवाइडेड बाय 2। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर मेरा प्यारा प्यारा रसगुल्ला गलती कर सकता है। वो फी एक्सीडेंटली 80 रुपए ले लेगा, जबकि 80 रुपए कैसे निकला था बेटा? 400 रुपए की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 20%। अब बेटा अगर आपकी कॉस्ट कम हो गई तो आपको बैंक ओवरड्राफ्ट कम यूटिलाइज करना पड़ेगा, तो आपका ब्याज कम लगेगा। मटेरियल सस्ता हो गया तो आपका जो स्टॉक इंश्योरेंस है वो कम लगेगा। ऑब्सोलेट होने की जो रिस्क है उस पे लॉस कंपेरेटिवली कम होगा। तो भैया आरओक्यू में प्राइस 400 नहीं है, आरओक्यू में प्राइस 384 है। तो 384 का 20% करिए, कितना आ रहा है बच्चों? 76.8। ऐसा है। तो क्या ये स्पीड सही रहेगी बच्चों? जल्दी बताओ, क्या ये जो स्पीड मैंने डिलीवर किया हूं ये बिल्कुल सही है? सबसे पहले अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट के बाद स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर के बाद फिर अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया। अरे नालायको, हाँ ही बोलो, मैं तो तुम्हें इज्जत दे रहा था। करूंगा तो वही जो चाहूंगा मैं, है ना? तो हाँ ही बोला करो रे। क्लास में तुम्हारे को ऑलरेडी ट्रेनिंग मिल चुकी है हमेशा ही डायलॉग बोलने का, जो आपको उचित लगे सर, जो आपको उचित लगे, है ना? जो आपको उचित लगे। चलो बच्चों, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन हो गया। आज का अपन दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं लेबर से। ठीक है, अब यहां पे जो कॉन्सेप्ट है, यहां पे आपको ये निकालना है कि एक आवर के लेबर को, दो चीजों में अंतर है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। एक आवर के लेबर, एक आवर पर लेबर को हम कितने रुपए दे रहे हैं, ये हमारा काम का नहीं है। बहुत ध्यान सुनिएगा, जब भी लेबर, है ना, जब भी हम लेबर कॉस्ट का क्वेश्चन करते हैं तो हम एम्प्लॉयर के एंगल से सोचते हैं, है ना? जब हम एम्प्लॉयर के एंगल से सोचते हैं, एम्प्लॉयर के एंगल से सोचते हैं, तो बहुत ध्यान सुनना। एक होता है कि हम अपने लेबर को, रामू काका को कितने रुपए दे रहे हैं 1 घंटे के, नहीं, वो हम नहीं निकालते सर। हम यहां पे निकालते हैं रामू काका अगर 1 घंटे फैक्ट्री में आया है तो मालिक का कितने रुपए का खर्चा हो रहा है। आप समझ पा रहे हो, दोनों में बहुत अंतर है। एक होता है कि रामू काका को 1 घंटे के कितने दिए जा रहे हैं, दूसरा होता है रामू काका अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आया है तो 1 घंटे का रामू काका का खर्चा कितना। तो इसमें बच्चों हमेशा जो आपका माइंडसेट होना चाहिए ना, वो एम्प्लॉयर व्यू पॉइंट का होना चाहिए। खैर, एम्प्लॉयर के व्यू पॉइंट से, मालिक के व्यू पॉइंट से कितना खर्चा हो रहा है, तो क्या क्या दे सकता है मालिक, जरा मुझे आप बताओ, क्या क्या दे सकता है बेटा? जल्दी बताओ सर। सबसे पहला, बेसिक सैलरी दे सकता है। सेकंड,
बच्चों प्लीज यार कोई भी है ना फालतू कमेंट नहीं करेगा बेटा, नहीं तो मुझे उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। आई एम वेरी वेरी डेडिकेटेड टू दिस बैच। मैं बहुत बड़े सपने लेके आपके साथ बैठा हूं कि मुझे मेरे बच्चों को सेकंड ग्रुप में कॉफ में लीड कराना है। तो कोई भी अगर फालतू की बातें करेगा तो मुझे उसको यहाँ पे ब्लॉक करना पड़ेगा, मेरे पास चॉइस नहीं है। क्योंकि अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ तो वो बंदा हटेगा। अपन तो भैया हटेले है, अपनी क्लास में तो वही होता है जो अपन सोचते हैं, है ना बच्चों। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सिर्फ और सिर्फ काम की बात कीजिए। फालतू की बातों के लिए अपन एक जूम मीटिंग रख देंगे, बढ़िया उसमें मस्त बॉटल वॉटल लेके अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी पढ़ाई का मूड है, पढ़ने दो रे नालायक को, पढ़ने दो। तो चलो भाई, तो एम्प्लॉयर क्या क्या दे सकता है? फॉर एक बेसिक सैलरी दे सकता है, डीए दे सकता है, बोनस दे सकता है, कोई भी प्रकार के परक्यूफेट अलाउंसेस। अब आपका टैक्स हो चुका है बेटा सैलरी, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है परक्यूफेट अलाउंसेस। इसके अलावा ओवर टाइम भी दिया जा सकता है। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ध्यान से सुनना और फिर ही मुझे जवाब देना। प्रोविडेंट फंड और ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, किसके द्वारा दिया गया कंट्रीब्यूशन मैं अपनी कॉस्ट निकालते समय जोड़ूंगा? एम्प्लॉयर के द्वारा दिया गया कंट्रीब्यूशन मैं कॉस्ट टू द एम्प्लॉय में जोड़ूंगा, या एम्प्लॉय के द्वारा दिया गया कंट्रीब्यूशन मैं कॉस्ट टू द एम्प्लॉय में जोड़ूंगा? सर एम्प्लॉयर के द्वारा। आप बहुत क्लैरिटी रखो, यू आर गोइंग टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा, वेरी। तो पैसे आपको कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा। तो एम्प्लॉयर कितने रुपए खर्चा कर रहा है, बस आपको वो सोचना है। चलो अब मुझे ये बताओ बेटा, अगर मुझे कुछ भी नहीं बोला तो मैं बोनस हो गया, पीएफ हो गया, ईएफआई हो गया, ये बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट करूंगा कि बेसिक सैलरी प्लस डीए पे कैलकुलेट करूंगा? पीएफ ईएफआई कुछ भी नहीं बोला गया तो मैं किस पे कैलकुलेट करूंगा? पर बेसिक प्लस डीए पे अगर वो लिख दे तो बात अलग है, नहीं तो जब तक कुछ ना बोले प्रोविडेंट फंड और ईएफआई का जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा मैं बेसिक प्लस डीए पे कैलकुलेट करूंगा। चलो ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से सुनना, मुझे निकालना है 1 घंटे के कितने रुपए एम्प्लॉयर के खर्चा हो रहे हैं टुवर्ड्स दी रामू काका। चलो, तो न्यूमरेटर तो अपन ने सीख लिया, लेबर को दिया जाने वाला हर पेमेंट, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, चाहे वो स्टैट्यूटरी पेमेंट हो, जैसे पीएफ में कंट्रीब्यूशन या ईएफआई में कंट्रीब्यूशन, हर कुछ मेरी एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा। अब बात करते हैं बेटा डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में रखे जाएंगे आवर्स, ठीक है। एक होता है टाइम कीपिंग और एक होता है टाइम बुकिंग। क्या दोनों में अंतर है? कुछ क्लिक हो रहा है आपको? टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग का मतलब है रामू काका कितने बजे ऑर्गेनाइजेशन में आए और कितने बजे वो ऑर्गेनाइजेशन से गए, दिस इज नोन एज टाइम कीपिंग। और टाइम बुकिंग, जितने आवर वो ऑर्गेनाइजेशन में थे उसमें से उन्होंने कितने आवर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया, ये कहलाता है मेरे बच्चों टाइम बुकिंग, ठीक है। हमेशा बच्चों टाइम कीपिंग ज्यादा होगा और टाइम बुकिंग कम होगा, हमेशा, ऑलवेज। इसके पीछे दो रीजन है, एक नॉर्मल आइडल टाइम और एक होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब होता है फैक्ट्री गेट से फैक्ट्री तक जाने का समय, एक बैच के कंप्लीट होने पर दूसरे बैच में जाने का समय। तीसरा होता है बच्चों लंच टाइम, टी टाइम, ढेरों ऐसे होते हैं। एबनॉर्मल आइडल टाइम मतलब जब होगा तभी वो पता लगेगा। चलो, हमेशा एक थीम रही है अपनी, कस्टमर के लिए सेल प्राइस कब निकाली जाती है बच्चों? जल्दी बताओ, कस्टमर के लिए सेल प्राइस कब निकाली जाती है? जल्दी से बताओ, मैं ऑप्शन नहीं देना चाहता, मैं ऑप्शन नहीं देना चाहता। फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, उसके आने से पहले, उसके आने से पहले। तो जल्दी से मुझे बताओ, सेल प्राइस दो बड़ी बड़ी चीजों से मिलकर बनती है, कॉस्ट और प्रॉफिट, कॉस्ट और प्रॉफिट। तो जो कॉस्ट होगी बेटा वो प्री डिटरमाइंड होगी या एक्चुअल कॉस्ट होगी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मालिक,
जो कॉस्ट होगी सेल प्राइस में वो प्री डिटरमाइंड होगी या एक्चुअल होगी? फिर वो प्री डिटरमाइंड होगी। और नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस में से कौन सा लॉस हमें प्रोडक्शन चालू होने से पहले ही पता है? जल्दी बताओ। नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस में से कौन सा लॉस हमें प्रोडक्शन चालू होने से पहले ही पता है? फॉर डेफिनेटली नॉर्मल लॉस। तो बच्चों, एक फॉर्मूला आपने मटेरियल में भी सीखा था, यही फॉर्मूला लेबर में भी लगता है, ओवरहेड में भी, प्रोसेस कॉस्टिंग में भी, पूरे कॉस्टिंग में यह फॉर्मूला लगता है। जब भी आप कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो, चाहे वो कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल के लिए हो, चाहे वो कॉस्ट पर यूनिट लेबर के लिए हो, चाहे वो कॉस्ट पर यूनिट पूरे प्रोसेस के लिए हो, इट डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। दैट क्लियर? चलो, तो ऊपर आता है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। चाहे न्यूमरेटर हो बच्चों, चाहे डिनोमिनेटर हो, कहीं भी क्या नहीं आएगा? नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। कभी भी क्या नहीं आएगा? जल्दी बताओ। एबनॉर्मल आएगा नहीं। इसके पीछे दो लॉजिक आप याद कर सकते हो। कभी भी एबनॉर्मल नहीं आएगा। इसके पीछे क्या मेरा प्यारा प्यारा बच्चा दो लॉजिक मुझे बता सकता है? सर, पहला लॉजिक है एबनॉर्मल लॉस कभी भी कस्टमर बियर नहीं करता, और अगर आपने यहाँ पे एबनॉर्मल कंसिडर कर लिया तो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई, जो कि गलत है। और सेकेंड, और जबरदस्त जबरदस्त लॉजिक, सर ये कैलकुलेशन है ना, कस्टमर के आने से पहले ही हो जाते हैं ना सर, तो उस समय तो हमें नॉर्मल लॉस ही पता है रे, है ना? तो किसी के डैश की ताकत नहीं कि जब कस्टमर आ रहा है उस समय उसे एबनॉर्मल पता हो, तो चाह के भी आप नहीं ले पाओगे। अब देखो बच्चों, ये फॉर्मूला मॉडिफाई होते रहता है। अगर ये फॉर्मूला पूरे कॉस्ट में लगेगा बच्चों, चैप्टर वाइज नहीं है, पूरे कॉस्ट में लगेगा। अगर यहाँ पे मैं रॉ मटेरियल कॉस्ट निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट के बदले रॉ मटेरियल कॉस्ट आ जाता है। फिर रॉ मटेरियल में जो नॉर्मल लॉस है उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देता हूं। यहाँ पे इनपुट रॉ मटेरियल क्वांटिटी आती है, माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है। इसी फॉर्मूले को अगर मैं मॉडिफाई करूं लेबर में, तो अगर मैं लेबर कॉस्ट पर आवर निकालना चाहता हूं, तो यहां पे टोटल लेबर कॉस्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयर, ध्यान रखना बेटा, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, ये वाला पॉइंट यहां पे नहीं आता, क्योंकि लेबर के आइडल टाइम की कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं होती है। यहां पे आ जाएगा इनपुट आवर, मतलब कितने आवर वर्कर फैक्ट्री में आया, दैट इज टाइम कीपिंग, माइनस नॉर्मल लॉस आवर, नॉर्मल आइडल टाइम जो है वो। यही अगर मैं प्रोसेस कॉस्टिंग में निकाल रहा हूं, तो यहां पे टोटल कॉस्ट आती है, मटेरियल लेबर सब कुछ, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहता है। तो बेटा इस फॉर्मूले को तो बेहतरीन तरीके से आप रट लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में लॉजिक काम आए ना आए बेटा, ये फॉर्मूला जरूर काम आएगा। और बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये फॉर्मूला लगा के ना, जब भी आपको कस्टमर के लिए कॉस्ट पर यूनिट निकालना है एनी चैप्टर, यही फॉर्मूला लगेगा। तो मेरे बच्चों चलो साथ में चलते हैं। कैसे पता चला, आप इस क्वेश्चन में पढ़िए और मुझे बताइए कि मुझे साल भर के खर्चे लेना है। कैसे पता लगा? इस क्वेश्चन में कैसे पता लगा कि मुझे साल भर के खर्चे लेना है? बताइए जनाब, सोचिए सोचिए सोचिए। कैसे पता चला कि मुझे साल भर के खर्चे लेना है? सर, डिनोमिनेटर में जो आवर आएंगे ना सर, वो एनम बेसिस पे दिया है, तो सभी खर्चे को हमें क्या करना पड़ेगा? एनुअलाइज करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो पहले पर मंथ भी ले सकते हो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये पांचों खर्चे पढ़िए बच्चों, और बताइए इनमें से कौन सा खर्चा एम्प्लॉयर के व्यू पॉइंट से लेबर कॉस्ट नहीं है? सर, सभी है, सभी है मेरे बच्चों। फिर तुम मेरी गूगली में फंस गए। सभी है भाई साहब। एम्प्लॉयर की जेब से पेमेंट जा रहा है ना, मतलब वो एम्प्लॉयर का खर्चा है। चलो कैलकुलेटर में लेते चलो बच्चों, कैलकुलेटर में लेके चलो। 10,000 प्लस 2,000, इसका बोल रहा है वो 20% कर दो। 14,400 आ गया सभी का।
14,400 प्लस 2500 रुपए पर मंथ। ठीक है साहब, ये भी आ गया। प्लस पीएफ देना है, पीएफ कुछ ना बोले तो किसका, सैलरी प्लस डीए, लेकिन यहां पर तो लिख भी दिया, बहुत आसान हो गया। तो सैलरी और डीए कितना था बेटा, 12,000। 12,000 का 10%, 1,200 रुपए। ये क्या आ गया बेटा, एक महीने का खर्चा मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ गया बेटा 2,17,200। तो अब बताओ क्या करूं, फॉर्मेट जरा याद करो। फॉर्मेट होता नहीं कुछ, बस एक सोच होती है, क्या करूं जल्दी बताओ बच्चों। अब सर 2,17,200 हमारा साल भर का खर्चा है, इसको हम डिवाइड करेंगे उन आवर से जो हम कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए माना वो बंदा कितने आवर आया, 2400, माइनस 400 नॉन प्रोडक्टिव और जो क्या है नॉर्मल आइडल टाइम, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट इफ अगर वो ऐसा लिखता, एंड आउट ऑफ दैट 300 इज नॉर्मल आइडल टाइम। तो अब बताओ बच्चों, क्या डिनोमिनेटर में अब फर्क पड़ जाता अगर वो लिखता 400 घंटे नॉन प्रोडक्टिव है, आउट ऑफ विच 300 आवर्स आर नॉर्मल आइडल टाइम, क्या डिनोमिनेटर में कुछ फर्क पड़ता क्या बच्चों, जल्दी बताओ। यहां पर डिनोमिनेटर में बिल्कुल फर्क पड़ता। हम अपने फॉर्मूले को पूरे कॉस्टिंग में कभी भी बदलने वाले नहीं है सर। जब भी कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो, ओवरहेड हो, प्रोसेस हो, एनीथिंग, एनी चैप्टर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए हमेशा इनपुट क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस होगी। इस फॉर्मूले में माफ करना एबनॉर्मल लॉस तेरे लिए कोई जगह नहीं है, इंदौरी भाषा कोई जगह नहीं है। तो अगर एबनॉर्मल देता हम उसको इग्नोर मारते, हमें तो नीचे डिनोमिनेटर में इनपुट में से सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल क्वांटिटी ही माइनस करना है ना। अगर बच्चों यहां पे ये देता, रुको इसी को अपन व्हाट इफ करते हैं ना, अलोंग विथ 10 पेड लीव आवर्स पर डे 8। अब वो बोलता हर एम्प्लॉय को हमने 10 पेड लीव दिया है। तो पहले तो ये बताओ बच्चों, आइडल टाइम और पेड लीव में क्या अंतर है। आइडल टाइम और पेड लीव में क्या अंतर है, जल्दी बताओ जनाब। सर आइडल टाइम में वर्कर को फैक्ट्री प्रीमाइसेस में रहना पड़ता है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस में, ठीक है। पेड लीव में वो फैक्ट्री प्रीमाइसेस में नहीं है, वो फैक्ट्री आया ही नहीं, वो छुट्टी पे है। लेकिन दोनों पे एक बात है, दोनों चाहे आइडल टाइम हो चाहे पेड लीव हो, दोनों में ऑर्गेनाइजेशन को वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों में ही ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट किया जा रहा है। सिमिलरिटी वापस बोलूं बेटा, चाहे आइडल टाइम हो चाहे पेड लीव हो, दोनों में ही वर्कर फैक्ट्री में दोनों में ही वर्कर के द्वारा वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयर को पेमेंट दिया जा रहा है। अंतर ये आइडल टाइम में अनप्रोडक्टिव टाइम कहां पे स्पेंड हो रहा है, फैक्ट्री प्रेमाइसेस में, लेकिन पेड लीव में वो कहीं भी करे, वो छुट्टी पे। चलो अब ये बताओ, अगर ये लाइन दे देता तो क्या ये 80 आवर, क्या ये 80 आवर्स ये 400 में शामिल है क्या, जल्दी बताओ। क्या ये 40 आवर इफ 400 में शामिल है क्या, जल्दी बताओ मेरे रसगुल्लो। नहीं है सर, आइडल टाइम बोला है ना, आइडल टाइम तो फैक्ट्री प्रीमाइसेस में होता है, और पेड लीव का मतलब वो फैक्ट्री में ही नहीं, वो तो छुट्टी में है ना, तो नहीं। तो अब बताओ बच्चों, अगर ये एज इट इज लाइन होती, उसके साथ ये भी लाइन होती, तो आप डिनोमिनेटर में कितने आवर रखते, बताइए जनाब। क्योंकि 400 तो फैक्ट्री में आया था, और हर बंदे को हमने 10 पेड लीव ग्रांट किया था, दिया था उसे हमने। फर्क पड़ता भाई साहब, फर्क पड़ता जी, बिल्कुल फर्क पड़ता बेटा। 2000 नहीं आता। मैंने आपको इसका एग्जांपल लिया था, घर की जो अपनी मेड है, मान के चलो कमला बाई है ना, जो मेड है, वो आप उसको जरूर
नवंबर मंथ का पेमेंट कर रहे हो लेकिन ऑलरेडी पेड लीव है, अगर उसने पहले ही मम्मी को बोल रखा है कि भैया 3 दिन तो मेरी पेड लीव है, याद आ रहा है ये एग्जांपल आपको? सेम एग्जांपल मैं लूंगा बेटा यहाँ पे भी, ताकि आप मेमोरी में उसको वापस से रिकॉल करके कंफर्म कर लो कि भाई साहब हमने बोला था 30 दिन का पूरा पेमेंट ले जाएगी कमला बाई, लेकिन कोई हालत में वो 27 दिनों से ऊपर आने वाली नहीं है, क्योंकि वो जो 3 दिन की छुट्टी थी वो उसकी पेड लीव थी। वो आए या ना आए मम्मी को पेमेंट करना पड़ेगा। और ये मेरे यहाँ थोड़ी ना हो रहा है भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है? और ये चीजें मुझे पहले से पता है कि हर एम्प्लॉय को मैं 10 डेज की पेड लीव दूंगा। तो बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा, 24 आवर पर एनम माइनस 80 आवर तो वो आएगा ही नहीं, और वो जितने आवर आएगा उसमें से 400 घंटे अनप्रोडक्टिव रहेंगे। तो बच्चों मेरा डिनोमिनेटर में 1920 आता। आएंगे बेटा इसके क्वेश्चन रैंडमली, आप देखिएगा जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो जैसे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि रैंडम क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको एक पेड लीव वाला भी कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल अपन ऑन टारगेट थे। आज अपने 40 मिनट हुए, मैंने आपको पहले ही बोला था 40 to 45 मिनट आज के होंगे। कल से बिल्कुल डॉट अपन 7 बजे के बाद टाइम लेंगे ही नहीं, डेफिनेटली उसके पहले ही खत्म कर देंगे, क्योंकि आपके हर मिनट की कीमत है बॉस, है ना? अपने आप को अब एक वैल्यूएबल एसेट मानो बेटा, हर 1 मिनट की आपकी कीमत है। लेक्चर बिल्कुल शार्प चालू होगा 6:30 बजे, कभी कभी 6:29 को हो जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन खत्म होगा मालिक बिल्कुल 7 बजे। उम्मीद है भरपूर आनंद आया होगा। डेली का डेली बस वादा कर लो यार बेटा, आज मेरे से वादा कर लो कि यार सर लाइव आएंगे, सर रिकॉर्डेड नहीं देखेंगे, क्योंकि पर्पस मेरा ये आप मेरे साथ जुड़े रहो 31 दिसंबर तक। सेकेंड रिवीजन बहुत अच्छे से अपन कर लेंगे यार बच्चों, बहुत उम्मीद है, बहुत मेहनत किया है, कर दिखाएंगे इस बार। चलो थैंक यू बेटा, लव यू ऑल। तो आज के आनंद की जय हो। थैंक यू। चलो बच्चों मैं तो जा रहा हूं, बाय बाय, है ना? चलिए जबरदस्त तरीके से आप अपनी पढ़ाई करिए, माता रानी आपको भरपूर आशीर्वाद दे।